नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ौदा उपचुनाव की खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव के लिए रण में आज दुष्यंत चौटाला उतरे हैं। दुष्यंत ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त के समर्थन में जनता से वोट की अपील की है। दुष्यंत चौटाला आज 5 गांव में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कल सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ बड़ौदा में चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। इधर बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी ताकत झोंक दी है। कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी अगुवाई की। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के कुशासन के खिलाफ बड़ौदा की जनता जनादेश देने जा रही है और उपचुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। वहीं कृषि कानूनों पर दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा एमएसपी पर अभी भी संशय बना हुआ है, सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी को भी दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना कर दिया। इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव के लिए तमाम दल अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस वक्त हम मंडेरी गांव के पास हैं, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के हिंदूराज नरवाल यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त हम दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा एक ट्रैक्टर रैली को लेकर मंडेरी गांव से मदीना गांव की तरफ जा रहे हैं। दीपेंद्र से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है। दीपेंद्र जी, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ है, बहुत रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? मैं समझता हूँ कि पूरा बड़ौदा हल्के की छत्तीस बिरादरी एक तरफा एक संदेश हरियाणा में परिवर्तन का देने जा रही है। बदलाव का संदेश चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत यहाँ से मिलेगी। हरियाणा की भाजपा खट्टर सरकार, जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया, हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बनाने का देश में काम किया, इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनादेश इस उपचुनाव से आएगा। दीपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से खासतौर पर कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। उपचुनाव है, चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ कि भाजपा के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों गायब हैं। उपचुनाव में हरियाणा छोटा प्रदेश है, कभी भी उपचुनाव यहाँ पे हुआ है तो विपक्ष हो, सत्ता दल हो, सभी नेता चुनाव में लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपने कराए हुए काम बताते हैं। इनका फर्ज था कि गांव में जाते, इनकी सरकार ने 6-7 साल में क्या किया वो बताते हैं, मगर कुछ किया ही नहीं, कुछ बताने के पास इनके है नहीं। इसीलिए ये चुनाव छोड़ के भागे हुए हैं और हम चुनाव के बीच में, लोगों के बीच में है तो हमारे को कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए यहाँ। उन्होंने कहा कि पिछले जब से यहाँ बाई इलेक्शन की आट हुई है या पिछले जो विधायक थे उनका निधन हुआ है, 165 करोड़ के काम कराए उन्होंने। ये लोगों से पूछो, आप मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी कहेंगे, लोगों से पूछो। इन्होंने 6.5 साल, ये वो मुख्यमंत्री है जो 6.5 साल में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में एक बार चाय पीने भी नहीं आए और अभी चुनाव में भी अंतिम 2-3 दिन में ही आए हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर 165 करोड़ के काम की क्या बात कर रहे हैं? पूरे हरियाणा में इन्होंने क्या काम किया है, उस आधार पर अपनी वोट मांग के दिखाएंगे। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि काफी किसान मतदाता यहाँ पर हैं, ट्रैक्टर रैली आप कर रहे हैं, तो हाल ही में जो कृषि विधेयक पारित हुए उनका असर आपको लगता है यहाँ पड़ेगा? और मुख्यमंत्री का एक कमेंट आज आया है रैली में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहकाया है किसानों को और अगर एमएसपी खत्म होती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, ये भी गुमराह करने वाली बात है। एमएसपी की मात्र घोषणा से कुछ नहीं होगा। एमएसपी पे पूरी खरीद हो, इस बात की गारंटी, उस बात की गारंटी कौन देगा? एफसीआई का खरीद का बजट तो घटा रहे हैं, प्राइवेट को खरीद की तरफ ला रहे हैं। तो जब एमएसपी डिक्लेयर करोगे आप और खरीद पे कोई अनिवार्यता नहीं होगी और खरीद सरकार करेगी नहीं, तो उसके एमएसपी का किसान क्या करेगा? तो ये गुमराह करने वाली बात है। ऐसा होता तो हरसिमरत बादल ने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा होता अकाली दल ने क्यों इस्तीफा, सरकार की समर्थन वापस क्यों लिया? ऐसा होता बीजेपी के अध्यक्ष पंजाब के, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा होता तो हरियाणा में खुद जेजेपी पार्टी के आधे विधायक
इस विधेयक पर किसान का साथ दे चुके हैं। दुख की बात यह है, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ये दो पार्टियां, पंजाब तो एक हो गया किसान के साथ, मगर हरियाणा में ये दो पार्टियां हैं जो किसान की बजाय कुर्सी के साथ चिपकी हुई है। बड़ौदा से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं निकिता हत्याकांड की। निकिता हत्याकांड में कुमारी सैलजा के खिलाफ नारेबाजी का मामला सामने आया। स्थानीय पार्षद जयवीर खटाना के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कई अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला यहां दर्ज हुआ। कल निकिता के परिवार से मिलने पहुंची थी सैलजा और सैलजा के काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई थी। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें कि एक तरफ एक परिवार जो सदमे में है, सख्ते में है, जिसकी बच्ची के साथ इस तरीके का सलूक हुआ जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, और अब इसी मामले में, जी हां, निकिता हत्याकांड में कुमारी सैलजा के खिलाफ भी वहां पर नारेबाजी होती दिखी। स्थानीय पार्षद जयवीर खटाना के खिलाफ मामला इस पूरे मामले में दर्ज हुआ। कई अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। दरअसल कल निकिता के परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी सैलजा और सैलजा के काफिले को रोकने की भी कोशिश इस दौरान हुई। तो कुमारी सैलजा जो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और उनके काफिलों को रोकने की कोशिश हुई, जिस पर मामला दर्ज किया गया है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता दीपक कुमार जुड़े हैं। दीपक, जब कांग्रेसी नेता रुख कर रहे हैं निकिता के घर की तरफ तो विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा और कुछ वैसा ही हुआ कुमारी सैलजा के साथ। क्या अपडेट्स है? मामला दर्ज हो चुका है इस पूरे केस में? जी बिल्कुल, फरीदाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। दरअसल कल शाम को देर रात तक पहुंची थी कुमारी सैलजा और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, ये फरीदाबाद पहुंचे थे और यहाँ इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, इनकी गाड़ी के आगे आगे। जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता है एक, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने दी शिकायत के आधार पर एक पार्षद जो कि इलाके के पार्षद हैं, उन पार्षद और उनके कई साथियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है SC/ST एक्ट जो है उसके अलावा कई अन्य धाराओं के तहत। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है, लेकिन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के लीडर जब यहाँ पहुंचते हैं तो गुस्सा लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। वहीं जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पर बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं वो मेरी बेटी का दर्द बांटने के लिए आ रहे हैं। और पूरी तरह से उन्होंने लोगों से अपील इस बात की है कि यहाँ पहुंचे तो शांति से अपनी बात रखें, किसी भी तरह से नारेबाजी और प्रदर्शन ना करें, और जिन्हें राजनीति करनी है कृपया वो यहाँ ना आए। साफ तौर पर परिवार ने कहा है कि जिन्हें राजनीति करनी है वो यहाँ ना आए। तो फिलहाल स्थिति ये है कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर चुकी है। अब जांच इस मामले में चलेगी और वहीं आज भी अगर मैं बात करूं तो लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे हैं, इसके अलावा महिला आयोग की जो वाइस चेयरपर्सन है प्रीति भारद्वाज वो पहुंची है। लगातार पीड़ित परिवार से बातचीत चल रही है, उन्हें समझाने की कोशिश चल रही है। उन्हें आश्वासन इस बात का दिया जा रहा है कि जल्दी ही आरोपी जो है वो पुलिस की वो उनको अंजाम तक पूरी तरह से पहुंचाया जाएगा। और वहीं पुलिस के अरेंजमेंट की मैं बात करूं कि हमने देखा कल अनिल विज और मुख्यमंत्री दोनों ने इस बात का भरोसा जताया था कि पूरी तरह से परिवार को सिक्योरिटी दी जाएगी। ये विश्वास दिया गया था परिवार को, तो परिवार को सिक्योरिटी मिल चुकी है। लड़की की माँ, उनके पिता और उसके भाई तीनों को सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से दे दी गई है। उसके अलावा उनके घर के आसपास CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं और पूरी तरह से अब घर के चारों तरफ CCTV कैमरों का पहरा रहेगा और पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करा दी गई है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिश हो रही है परिवार को ढांढस बंधाने की अलग अलग तरीके से, और कुछ वैसा ही करने के लिए पहुंचने जब कुमारी सैलजा यहां पर वाली थी तो उस दौरान विरोध के सुर तेज हुए। उधर निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पलवल में हिंदू राष्ट्रीय सेना ने असावटा मोड़ से लेकर लघु सचिवालय तक विरोध में रैली निकाली और निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर DC को ज्ञापन भी सौंपा। आज हम बेटी निकिता के समर्थन पे जो उसके साथ अत्याचार हुआ, जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ आज आम हो रहा है, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं की कद्र करते हुए इनको फांसी पर चढ़ा जाए, इनकी गाड़ी पलट दी जाए जैसे योगी जी करते हैं।
खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल बदनाम हुआ है। अस्पताल में युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। युवती को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मगर उसके साथ अस्पताल में संगीन वारदात हुई और इस पूरे के पूरे मामले के बाद लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। साइबर सिटी के नामी निजी अस्पताल में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। दरअसल 21 वर्षीय युवती को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसे 22 अक्टूबर को शहर के नामी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद ज्यादा तबीयत खराब होने पर पीड़िता को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन तभी उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। पीड़िता ने 27 अक्टूबर को अपने पिता को अपने साथ हुई इस घिनौनी वारदात के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत सुशांत लोक थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक युवती 21 साल की है जो फोर्टिस हॉस्पिटल में 21 अक्टूबर से एडमिट है। हालांकि वो अभी तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट है और 27 तारीख को उसने अपने फादर को कुछ हिंट्स में बताने की कोशिश की और 1-2 लाइन लिखी है, जिस पर फादर ने अज्यूम किया है कि हो सकता है उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई हो। उस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या कुछ अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है मैम? अभी सारा हॉस्पिटल का जो ऑन ड्यूटी रिकॉर्ड है, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, वो हमने कब्जे में लिया है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह कब्जे में ली है और उनको खंगाला। मामला देश के नामी अस्पताल से जुड़ा है, इस लिहाज से पुलिस तफ्तीश बेहद बारीकी से कर रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि दुष्कर्म अस्पताल के अंदर हुआ या बाहर। मगर मामला युवती की अस्मत से जुड़ा है, इसीलिए पुलिस गहनता से जांच कर रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। चलिए सीधे रुख करते हैं गुरुग्राम का। संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, मामला बहुत पेचीदा नजर आ रहा है और बारीकी के साथ इसे जांचने की जरूरत भी। जानकारी क्या मिल पाई है? क्या जो पीड़िता के पिता है उनकी तरफ से कुछ कहा गया, कोई बात हुई हो? पुलिस क्या दलील दे रही है? देखिए, पीड़िता जो है वो 21 तारीख को जो उसकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद से ही लगातार जो पीड़िता है वो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल उसकी हालत काफी नाजुक है, वेंटिलेटर पर उसे रखा गया है। लेकिन 27 तारीख को जो पीड़िता है उसने कुछ लाइनें अपने पिता को लिख के दी और कुछ इशारों में उसने बताने की कोशिश की कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। और उसके बाद जब पिता ने पुलिस को शिकायत दी तो उसके बाद 28 तारीख को ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि दुष्कर्म की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दुष्कर्म अस्पताल के अंदर हुआ है या फिर बाहर हुआ है। पीड़िता ने हिंट दिया है जो आरोपी है उसके नाम को लेकर के भी, जो कि पुलिस ने अभी गुप्त रखा है और जांच कर रही है। इसके साथ साथ पुलिस ने जितने भी सीसीटीवी फुटेज से अस्पताल के जब से युवती एडमिट हुई है तब से लेकर के और 28 तारीख को यानी कि जिस दिन तक FIR दर्ज हुई तब तक की सारी सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है। काफी स्टाफ से बातचीत की है, उनसे पूछताछ की गई है और अभी भी पूछताछ जो है पुलिस की जारी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पीड़िता के भी होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि पूरी तरह से पूरी जानकारी दे सके पुलिस को कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए और इंतजार जरूर इस बात का कि जो युवती अभी वेंटिलेटर पर है, पीड़िता है, वो होश में आए और फिर पूरी की पूरी कहानी समझ में आए। बहरहाल आरोप सीधे ये लग रहे हैं कि इस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। बहरहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। खबर पलवल से। पलवल में 25 वर्षीय महिला से रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर लगभग 50,000 रुपए ऐंठे। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी करीब 2 साल से महिला को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठ रहा था और जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसकी और महिला की फोन की रिकॉर्डिंग उसके पति को सुना दी, जिसके बाद महिला ने पति ने उसे छोड़ दिया। बहरहाल मामला अब पुलिस के पास पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी है कि एक औरत जिसका पड़ोसी बताते हैं जी, इनके 2 साल पहले कोई मतलब कि आपस में संबंध बने हैं जी। उस टाइम तो समाज के उससे मतलब इनका आपस में हो गया था। अब ये लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा और ब्लैकमेल करने के बाद वो पैसे की मांग करने लगा, जिन्होंने उसके साथ उसने फिर अब ज़बरदस्ती जी साथ रेप भी किया है। तब मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश जारी है जी, गिरफ्तारी पर है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब किसान और राज्य सरकार के बीच वार्ता विफल होने के बाद आज भी किसान कई जगहों पर थर्मल पावर प्लांट की ओर जाने वाले रेल ट्रैक पर जमे हुए हैं। इससे पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही बंद है। ऐसे में पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही और उनमें बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इस कारण पंजाब में पूरी तरह पावर ब्लैकआउट होने का खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि सूबे के 4 थर्मल पावर प्लांट फिलहाल बंद है। बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए पावरकॉम नेशनल ग्रिड से रोजाना 60 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है। पावरकॉम को रोजाना करीब 1000 मेगावाट बिजली की खरीद करनी पड़ रही है। बिजली संकट कितना ज़्यादा गहरा हो रहा है और सरकार की प्लानिंग है। बिजली विभाग के मुखी वेणु प्रसाद होरां नाल गलबात करते हैं। सर, सब तो पहला मैं जानना चाहूँगा कि इस वेले किन्ने थर्मल प्लांट जिहड़े ने वो चल रहे हैं? आज के दिन साढ़े 5 थर्मल प्लांट विचों एक थर्मल प्लांट चल रहे हैं। लास्ट 1 मंथ से सानू कोई कोयला रेक्स दा मूवमेंट नहीं है स्टेट दे विच। एज ए रिजल्ट जो कोल स्टॉक हैं बिल्कुल ही 2 थर्मल प्लांट जो मेगा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स हैं, नाबाद पावर लिमिटेड हैं, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड हैं, उत्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बाकी 3 थर्मल प्लांट में 2 दिन का 3 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, पर वो असी एमरजेंसी वास्ते और कोई क्रिटिकल इवेंट्स वास्ते असी रखिया। कहने का भाव ये है कि सिर्फ साढ़े कोल 2-3 दिन का कोयला है। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि सिर्फ 2 या 3 दिन का कोला बचा और किसान तो उस तरीके नाल बैठे हुए ने, तो फिर अजिहे च विकल्प की बचदा तुहाडे कोल? कोला खत्म हो गया तो पंजाब तो पूरी तरीके दे नाल अंधकार हो जाएगा। आज दे दिन असी कोयला खत्म ऑलमोस्ट हो गया। इसको देखते हुए लगभग 1500-1700 मेगावाट असी एक्सचेंज तो खरीद रहे हैं, बट ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। एक्सचेंज से कभी पावर मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलता, कौन सा रेट पे मिलते हैं, केड़ी टाइम दे विच पावर मिलता है, ये बड़ा अनसर्टेनिटी है। सपोज ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू होंदा है, बिजली बोर्ड नूं और लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करना पवेगा। एक तो ये है। दूसरा है कि जदों भी असी एक्सचेंज से खरीदते हैं पावर, उन्होंने एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। लगभग 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए सानू हर दिन खर्च करना पवेगा। इस वास्ते बहुत वड्डी मात्रा दे विच रकम की लोड़ है। असी फाइनेंस डिपार्टमेंट नूं भी रिक्वेस्ट किया फंड्स रिलीज़ करने वास्ते इमीडिएटली 200 करोड़ रुपए, पर उन्होंने भी एक्सप्रैस किया उन्हों दा इनेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने कोल भी GST कंपेंसेशन नहीं मिल रही हैं और दूजा प्रॉब्लम्स हैं। इस करके आज दे दिन प्रॉब्लम थोड़ा सा सीरियस प्रपोजिशन ले चुके हैं। कि बिजली विभाग वालों शहरों के विच पिंडां दे विच कोई कट लगाने भी शुरू कर दिते ने, कोई कट लगाए जा रहे हैं क्योंकि कोला तो हुण बचिया नहीं? असी प्रियॉरिटी तौर पे इंडस्ट्री हैं, जो वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, उन्होंने कोई कट नहीं लगा रहे, पर जितने जितने लोड है जो डोमेस्टिक हैं, क्योंकि आज के दिन वेदर इम्प्रूवड है, इस करके असी कुछ जगह असी मामूली पावर कट भी लगा रहे और लोड पड़े तो आने वाले समय में पावर कट भी लगा सकते हैं। फिर सरकार ਦੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ और हानरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रेलवे मिनिस्टर नाल भी टेकअप किया और फार्मर्स किसान एसोसिएशनस हैं उन्होंने भी अपील किया इन द लार्जर इंटरस्ट ऑफ द स्टेट ये एटलीस्ट गुड्स मूवमेंट एंटायर स्टेट दे विच एलो करने वास्ते। असी उम्मीद करते हैं कि छेती तो छेती प्रॉब्लम रिजॉल्व होएगा। कैमरामैन जिंदर दे नाल पंकज कपाई, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। किसानों वालों ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਥਿਤ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਕੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੇਵਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਜੋ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। अमृतपुर न्यूज़ 18 रिपोर्टर राजपुरा। पर्यटन नगरी मनाली में अक्टूबर का महीना बीतने के साथ ही सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है और पर्यटन नगरी में सैलानियों ने दस्तक दी है। सुहावने मौसम का मजा लेते हुए भी लोग पर्यटक दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों से रोहतांग दर्रे, बारलालचा पास, कुंजुम दर्रा समेत आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से मनाली समेत आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ताजा बर्फबारी के बाद कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि शायद अब बर्फबारी का लुत्फ उठाने सैलानी पहुंचेंगे और उन्हें भी कुछ कमाई होगी। सारी दुनिया में खबर फैल गई है कि बर्फबारी होगी और बर्फ़ के दीदार करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से मनाली आते हैं और अब जब बर्फ़ की खबर आई तो थोड़ा सा टूरिज़्म बढ़ा है। कई दिनों से कोरोना काल से टूरिज़्म बिल्कुल जीरो हो गया था। वैसे तो टूरिज़्म का बहुत नुकसान हुआ है पर्यटन व्यवसायियों को, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा टूरिज़्म जो है बढ़ना शुरू हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मौसम बर्फबारी जो है मनाली तक पहुँचे। और 2 दिन में जो हल्की सी बारिश और कुछ बर्फबारी हुई है, इससे थोड़ा तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। हमें उम्मीद थी कि ये थोड़ी से ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी या मतलब अच्छी बारिश भी होगी, लेकिन उतना नहीं हुआ। और जो मनाली में जो टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग थे उन वही काफ़ी उम्मीदें लेके चले, क्योंकि काफ़ी दिनों से टूरिज़्म हमारा बिल्कुल ही मंद पड़ा है। दरअसल कोरोना ने हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहद नुकसान पहुंचाया। सैलानी पहुंचे नहीं और कारोबारी कमाई नहीं कर सके। यहाँ तक कि त्योहारों का सीजन भी खाली निकल गया। अब सर्दियों की बर्फबारी से कुछ आस बंधी है घाटियों के गुलजार होने की।